तो वेलकम डी फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, बढ़िया होंगे और लाजवाब होंगे। तो बीए फोर्थ सेम पॉलिटिकल साइंस मैराथन क्लास क्लास नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट आपके 2 कर रहे हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी को समझाएंगे आपके लिए। स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल इनके विचारों को समझने वाले, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये क्लास जिसने देख ली है ना और उस समय दोबारा देखोगे तो इसका बहुत यूजफुल फायदा होने वाला है, ठीक है ना। थैंक यू सर, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप खुश होंगे तो हमारी गाड़ी है वो ऑल द वे चलेगी, यानी बढ़िया चलेगी। तो बस सब कुछ आपके लिए हो रहा है। एक टीचर जो होता है ना, उसका यही प्रयास होता है कि स्टूडेंट झंडे गाड़े, बस और क्या चाहिए। चलो तो बात करते हैं यहाँ पर। देखो, स्वामी विवेकानंद जी अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो नोट कर लीजिएगा इनके बारे में, क्योंकि इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंक है वो है कि इनकी जो प्रमुख बुक है, प्रमुख बुक या ग्रंथ कह सकते हैं, वो आप ग्रंथ याद रख लीजिएगा। और ये ग्रंथ है ना, वो इनके एग्जाम को लेकर आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न जो आपको याद रखना है तो वही यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे आप सभी ने याद तो किया होगा, स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े जितने भी ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों के अगर आपसे पूछा जाए कि नाम बताइए। योग दर्शन क्या है? योग दर्शन पहला याद रख लीजिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं तो बड़ा इंपोर्टेंट है मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। और भी बुक है लेकिन हमने सोचा कुछ यूनिक है जो लिखवा दे। नेक्स्ट जो है इंपोर्टेंट, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स, क्लियर, यस। इसके अलावा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजक्रिया योग, भक्ति योग, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमने लिखवाया है, ये भी लिखवा है। तो हमने सोचा कि कुछ और नई बुक ऐड करें तो इसलिए ये लिखवा दिया, क्लियर। अब इनसे संबंधित जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है नव वेदांतवाद क्या है, नव वेदांतवाद, ये पढ़ना है। दूसरा इनके शिक्षा व सामाजिक विचार, क्लियर। लेकिन सबसे ज्यादा आने की जो संभावना है ना प्यारे विद्यार्थी, सीधा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आने की संभावना है वो है नव वेदांतवाद। यस, इसको समझिए। देखो, नव यानी न्यू, वेदांतवाद जो परंपराओं से वेदों का जो अध्ययन आ रहा था, जो परंपराओं से वेद को लोगों ने जिस तरह से ग्रहण किया था, जिस तरह से उस पर विचार किए जा रहे थे, तो उसको कुछ चेंज किया इन्होंने क्या कि भाई नव वेदांतवाद मोस्टली जो है ना, ये परंपरागत वेदांत और उसकी थ्योरी से बिल्कुल हटके हैं। ये मानता है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, और एक व्यक्ति की जो आध्यात्मिक जो उन्नति है वह वहीं से संभव होती है। और परम परम जो कहता है ना कि सर्वोच्च जो शिखर है वो है सत्य, और सत्य ये है कि मानव की सेवा करना ही नव वेदांतवाद में काउंटेड होता है। लेकिन आपको तो 12 नंबर के हिसाब से लिखना है, आपको तो इम्पोर्टेंट बना के लिखना है, आपको पॉइंट के हिसाब से लिखना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर सीधा ही एकदम मेड इन इंडिया बना के लेके आया हूँ, और ये सीधा सीधा आप नोट कर लीजिएगा। आराम से मैं आपको समझाने वाला हूँ, इस पर आराम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस थोड़ा सा है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्लियर, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, और ये थोड़ा सा साइड जा रहा है ना, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा जा रहा था, नहीं। देखिए, स्वामी विवेकानंद का नव वेदांतवाद बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आपको समझा रहा हूँ ना वो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा समझाया जाए जो सीधा एग्जाम में आ जाए। तो देखिए,
स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय दर्शन के उस महान चिंतन और युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी है एक महान युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की व्याख्या अद्वैत वेदांत की व्याख्या आधुनिक युग यानी वेद की वर्तमान समय में जो इंपॉर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग वर्णन किया है। आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुसार नव वेदांतवाद को दिया है। उनके द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन, नोट कर लीजिएगा, यहां से बनता है इंपोर्टेंट, क्या कहा गया है कि उनके द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन, वेदों से जुड़ा हुआ दर्शन दृष्टिकोण को नव वेदांतवाद कहा जाता है। पहली बात तो ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पहली बात तो ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि नव वेदांतवाद क्या है। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो वेदांत दर्शन को जो मॉडर्न रूप में दिया गया है वही नव वेदांतवाद है। क्लियर। फिर यह दर्शन परंपरागत वेदांतवाद यानी जो परंपराओं की जो वेदांत और वेदों से जुड़ी जो थ्योरी थी उसको ध्यान रखना, परंपरागत वेदांत की जड़ता को तोड़कर उसे समाजोपयोगी बनाए। वेद और वेदों का ज्ञान और उससे संबंधित वाद अगर वर्तमान समय में लोगों के काम नहीं आ रहा है तो वो क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस यूजफुल बनाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए नव वेदांतवाद रखा गया है, जो उपयोगी भी हो, व्यवहारिक हो और सार्वभौमिक रूप में इसको यानी सभी के लिए सार्वभौमिक रूप में स्वरूप प्रदान करता है। विवेकानंद का नव वेदांतवाद न केवल भारत के लिए है, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है कि जो नव वेदांतवाद जो थ्योरी जो विचार दिए वो भारत पे काम करेंगे, नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन सिद्ध हुआ है। यानी एक ऐसा दृष्टिकोण इन्होंने दिया है जो वेदांतवाद के जरिए एक यूटिलाइजेशन हो रहा है और मॉडर्न टाइम में काम आ रहा है। तो इसको जरूर समझ लीजिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए तो है, बिल्कुल ले लीजिए। अब जैसे कि मैंने क्या कहा, इसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना, आप कहते हैं ना सर बड़ा प्रश्न आ रहा तो कैसे लिखेंगे, तो आज एक बड़ा प्रश्न इसीलिए मैं लिख के लेके आया, क्योंकि आप सभी कहते हैं सर जो 12 नंबर का जो प्रश्न आता है उसको हम कैसे लिखें, तो मैं उसी तरह से ये प्रश्न आपको उत्तर के तौर पर करवा के लेके आया हूं, ताकि मैं आपको समझा भी दूं और आपको आइडिया भी दूं, आइडियोलॉजी भी आपके समझ में आ जाए दिमाग में कि कैसे करना है। तो सबसे पहला हेडिंग आ गया स्वामी विवेकानंद जी का नव वेदांतवाद, ठीक है। फिर इसकी पृष्ठभूमि को 4-5 शब्दों में मैंने समझा है, 4-5 लाइन में, ऐसा ही फॉलो करना, क्योंकि ये जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना उतना ही इंपॉर्टेंट आपको लिखने की शैली बता रहा हूं। इसके बाद फिर यहां से शुरू होता है पॉइंट, और पॉलिटिकल साइंस में पावर पॉइंट अवेलेबल होता है। तो देखिए, पहला नव वेदांतवाद की मूल अवधारणा। अब इसकी मूल जो अवधारणा है, जड़ जो है वो क्या है नव वेदांतवाद की, तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, शंकराचार्य के अद्वैतवाद को स्वीकार किया, पूरा नहीं स्वीकार किया, परंतु उसे केवल सैद्धांतिक दर्शन न मानकर, केवल सिद्धांत रूप में नहीं समझा उन्होंने, न मानकर उसको जीवन व्यवहार से जोड़ा है, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ने का इन्होंने काम किया है। उनका मानना था कि वेदांत केवल सन्यासियों या विद्वानों की, वेद और वेदों से जुड़ा ज्ञान और इसकी जो धारणा है, जो वाद है, वो सिर्फ सन्यासियों या विद्वानों की प्रॉपर्टी नहीं है, न रहकर सामान्य मनुष्य के जीवन में भी उतरे, और नव वेदांतवाद का जो भी सार है वो आम लोगों तक भी पहुंच पाए। उन्होंने वेदांत को प्रायोगिक, अभी मैंने क्या कहा था, प्रैक्टिकल आध्यात्मिक यानी प्रायोगिक वेदांत के रूप में स्वीकार किया है। समझ में आया? और हाँ, अब यहां पर कोई कहता है ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन का यूज करोगे, एक तो यहां यूज करोगे, एक यहां यूज करो, बस इतने पूरे पेज में 2 बार ब्लैक पेन यूज, और अंडरलाइन करना, समझने के जरिए आपको आगामी बड़ा प्रश्न कैसे करें वो भी समझा रहा हूं। तो यही सोच के मैं आया था कि आज आपको पूरा सिस्टम से बताऊंगा कि आंसर भी हो जाए और लिखने का तरीका भी आ जाए। सवाल आपके पहले आ रहे थे कि सर कैसे करना है, तो देखिए फिर आगे उनके अनुसार, फिर यहाँ पर ब्लैक पेन,
हाँ, पैटर्न सिर्फ एग्जाम में कॉपी करने को कैसे करना है वो नहीं देखना, जो समझा रहा हूँ उसको भी देखना, वरना आप सिर्फ उसको ही फॉलो करोगे। हाँ सर वैसा बता रहे हैं वैसा ही लिखना है, बट बता रहे हैं और जो समझा रहे हैं ना उसको भी फॉलो करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो उनके अनुसार प्रत्येक जीव में वही परमात्मा विद्यमान है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नव वेदांतवाद की, कि मेरे में, आप में, पशु में, पक्षी में, सभी में एक ही जीव है और उसमें कोई फर्क नहीं होता है। नव वेदांतवाद में कहा गया वही परमात्मा विद्यमान है। सभी धर्म सत्य की ओर जाने वाले भिन्न भिन्न मार्ग है। और दूसरा कहा कि धर्म के बीच लड़ने की जरूरत नहीं है, सभी धर्म का एक ही रास्ता है, सदगति की ओर। तो उसमें लड़ने की जरूरत नहीं, हर धर्म में सत्य छुपा हुआ है। मनुष्य का लक्ष्य और अंतिम रूप में हर धर्म का एक ये उद्देश्य होता है, ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन 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 यहाँ पर क्या क्या, बल्कि अपने भीतर विद्यमान ईश्वरत्व का उद्घाटन करना। लेकिन इससे भी बढ़िया कि आपके अंदर जो ईश्वर विराजमान है उससे आपको साक्षात्कार करवाना, ताकि आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो हर व्यक्ति के अंदर कहता ना कि कहता है कि हाँ छोटे बच्चे में तो भगवान का रूप होता है, छोटे बच्चे भगवान के रूप होते, तो बड़े होकर क्या हो गए, वो भूत हो गए। जो बच्चे जो भगवान के रूप थे, बड़े होकर वो भूत हो गए? नहीं, उन्होंने अपने अंदर के ईश्वर के तत्व को भुला दिया है। तो वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ ईश्वर की खोज में लगे रहे और अपने अंदर के ईश्वर के तत्व को भूल रहे हैं, अपने अंदर के सत्यता को समाप्त कर रहे हैं, हमें उसको खोजना है। ये नव वेदांतवाद में कहा गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड पॉइंट में आपको लिखना है नव वेदांतवाद की विशेषता। ठीक है, देखिए अद्वैतवाद का सामाजिक स्वरूप, यानी जो शंकराचार्य की जो अद्वैतवादी धारणा थी ना, इसको सोशलाइजेशन स्वरूप दिया, यानी यूजफुल दिया, सोशल के रूप में यानी सामाजिक रूप में। देखिए शंकर का अद्वैत मुख्यतः ज्ञान और मोक्ष पर केंद्रित था, क्योंकि वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिकल किया है, इन्होंने वर्तमान उपयोगी बनाया है। किंतु विवेकानंद ने अद्वैत को सामाजिक संदर्भ में रखा। उन्होंने कहा यदि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर है तो किसी भी व्यक्ति को अछूत या हीन नहीं माना जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर हर व्यक्ति में ईश्वर है तो क्यों किसी को उच्च और किसी को निम्न माना जा रहा है। वेदांत, नव वेदांतवाद कहता है ऑल ह्यूमन काइंड इक्वल, फर्क नहीं होना चाहिए। अछूत या हीन मानना क्या है, अपने आप में अधर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह से अद्वैत की दूसरी जो विचारधारा है, मतलब विशेषता, व्यवहारिकता, इन्होंने इस वेदांतवाद को प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश की है। देखिए विवेकानंद का वेदांत केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं था, क्या कहा, सिद्धांतिक नहीं था, इनको प्रैक्टिकल किया इन्होंने इस ज्ञान को, नॉलेज को लोगों के उपयोगी बनाया है। इसलिए आगे देखिए उन्होंने नर सेवा ही नारायण सेवा माना। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो मैंने शुरू में कहा था, नव वेदांतवाद मतलब ईश्वर की, मतलब मानव की सेवा। कितना गजब की बात है ना। देखो एक सिंपल थिंग देखिए, अगर आप मंदिर में गए हो, कहाँ गए हो, मंदिर में, तो मंदिर में जब आप मान लीजिए शिव जी भगवान के पास गए हो, तो वहां पे उनका एक नौलिया बोलते हैं, या उनका वाहक जो होता है, बैल पत्थर का बना होता है, उसके पास जाके नमते हैं, कानों में कुछ कहते हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि जस्ट हम जिस गली से मंदिर में आए हैं उसके पास एक गाय थी। अब वो तो एक हकीकत, जीता जागता ईश्वर का रूप है, आप उसको तो धिक्कार रहे हो और अंदर मंदिर में जाकर उसकी पाँव में पड़ रहे हो और हेलो 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 कह रहे हो। कितना यूनिक बात है ना। यानी लिविंग थिंग को तो इग्नोर कर रहे हो और नॉन लिविंग थिंग को आप श्रद्धा दे रहे हो। इन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल होइए, क्या होइए, प्रैक्टिकल, और हर एक ईश्वर का स्वरूप है। तो उस ईश्वर की सेवा जब आप करने जा रहे हो ना, उससे बेहतर है मानव की सेवा कीजिए। और इसीलिए कहता हूं परमो धर्म सेवाए सब परमो धर्म, यानी मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और वही सबसे बड़ा सत्य है। आगे देखिए, तो ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हैं वहां पर, बिल्कुल जैसे मैंने किया, संदेश दिया और समाज सेवा को आध्यात्मिक साधना का अंग बनाया। और उन्होंने कहा कि यही समाज सेवा आध्यात्मिकता है, यही भक्ति है। आप भक्ति के लिए आकाश पर्वत जाने की जरूरत नहीं है, मानव की सेवा कीजिए, यही आध्यात्मिक सेवा हो जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट,
तीसरा पॉइंट जो आपको यूजफुल करना है, धर्म की सार्वभौमिकता। इसके बाद नव वेदांतवाद की तीसरी विशेषता, सर्व धर्म की सार्वभौमिकता। देखिए, उनके अनुसार प्रत्येक धर्म सत्य का ही प्रसार करता है। कोई धर्म गलत कहता है क्या? नहीं कहता है। आपको ऐसा लगेगा वो धर्म गलत कहता है, नहीं, कोई अपने धर्म को कभी गलत नहीं कहता, सब दूसरे धर्म को गलत कहते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा दृष्टिकोण अपनाया कि सभी धर्म सत्य है और सत्यता का ही प्रसार कर रहे हैं। इसलिए सभी धर्मों के बीच भाईचारा, सहिष्णुता की आवश्यकता है। उन्होंने विश्व धर्म सभा शिकागो 1893 में यह बात स्पष्ट की थी और भारत को अपने आप को विश्व के बीच महान धर्म का एक जीता जागता प्रूफ सबूत किया था। तो आज भी ये इनके विचार काम कर रहे हैं और करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म बराबर है। अब आपने एक चीज देखिए, हिंदू लोग जो अपने त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाते हैं, गणपति उत्सव हुआ, बहुत सारे हुआ, अब मुस्लिम धर्म भी इनको बिल्कुल सम्मान दे रही है, वो भी गणपति जी को मनाते हैं, वो भी गणपति विसर्जन हर चीज में काम करते हैं, यानी वो भी अब सभी धर्मों के बराबर मानते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या आपने इनके त्योहारों को मनाया कभी? नहीं, जहां तक, लेकिन वो गणेश जी को विराजमान करते हैं। इसका मतलब वर्तमान भारत बदल रहा है, धर्म सहिष्णुता है, और यही प्रैक्टिकल नॉलेज ये चाहते थे। आगे देखिए, मानव उत्थान की भावना। नव वेदांतवाद में क्या है? मानव का उत्थान करने की भावना होती है। विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ये द गोल्ड लाइन है, इसको कहेंगे दिस इज द गोल्ड लाइन ऑफ दिस क्लास। इस क्लास की सबसे खूबसूरत लाइन है ना, वो ये है जी, बिल्कुल, और ये आपके ऊपर लागू हो रही है। तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और ये संदेश नव वेदांतवाद को केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्रेरणादायक जीवन दर्शन बनाता है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पांचवी विशेषता उनके यानी विवेकानंद जी के नव वेदांतवाद में कमजोरियों के लिए कोई स्थान नहीं था। वे कहते हैं कमजोरी तो पाप है, कमजोरी अपने आप में पाप है और उसे समझना भी बड़ा पाप होता है। आत्मबल, परिश्रम और आत्मनिर्भरता उनके दर्शन की मूल धारा रही है कि आत्मबल बनिए, परिश्रम कीजिए। कमजोरी किसी में होती नहीं है, ये मान लेना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आगे, अब तीसरा पॉइंट देखिए, विशेषता के बाद विशेषता दूसरा था जिसमें अलग अलग बताया। देखिए, नव वेदांत और आधुनिक युग। अब नव वेदांतवाद और आधुनिक युग को अगर कंपैरिजन करें तो समझिएगा, विवेकानंद का नव वेदांतवाद आधुनिक युग की चुनौतियां, आधुनिक युग की यानी नव वेदांतवाद के मध्य बहुत सारी चुनौतियां आ रही है आज के समय, जैसे धर्मांधता, जातिवाद, सामाजिक असमानता, भौतिकवाद एवं निराशा। यानी आधुनिक नव वेदांतवाद के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं ये, तो इन सभी का समाधान प्रस्तुत करता है। लेकिन नव वेदांतवाद कितना इंपॉर्टेंट है कि इन सभी समस्याओं का समाधान नव वेदांतवाद में है। उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा हथियार बताया कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरे समाज को बदल सकते हैं, और ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि आत्मा को या आत्मा की अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करना होता है। इस तरह से अगर आप सिस्टम से लिखते हुए आगे बढ़े तो फिर बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट पर, और यहाँ पर है महत्व। आखिर में नव वेदांतवाद का क्या इंपोर्टेंस है, जैसे समझा रहा हूं वैसे देखिए। सामाजिक दृष्टिकोण से यानी समाज के नजरिए से भी इंपोर्टेंट है। नव वेदांतवाद ने जाति पाति, उच्च नीच और छुआछूत के विरुद्ध नई चेतना दी है, यानी एक नयापन दिया है, सबको खत्म करने के बाद एक नई विचारधारा रखी है। राष्ट्रीय दृष्टि से विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति पर गर्व करना सिखाया है और युवाओं में आत्मविश्वास को जगाया है। तीसरा महत्व है विश्व की दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से। उन्होंने पूर्व और पश्चिम की आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियों को मिलाकर मानवता के सर्वांगीण विकास के लिए एक नई रेखा और नई कहते ना धारा और राह है जो खोली है।
फिर आता है नेक्स्ट कंक्लूजन, फाइनल इसका। देखिए, स्वामी विवेकानंद का नव वेदांतवाद केवल दार्शनिक मत नहीं है, कि फिलोसॉफी नहीं है कि लोगों को दर्शन, मेरा नजरिया बताना, मेरा नजरिया, मैं क्या सोचता हूं मैं बस लोगों को बता रहा हूं, वो नहीं है। नव वेदांतवाद तो प्रैक्टिकल है कि जो मैं सोचता हूं, जो मेरा नजरिया है, उसे मुझे करना होगा, बल्कि जीवन जीने की पूर्ण पद्धति है। यह वेदांत का व्यवहारिक, सामाजिक और मानवीय रूप है, जो हर व्यक्ति को यह संदेश देता है कि तुम स्वयं ईश्वर हो। नव वेदांतवाद क्या कहता है कि तुम स्वयं ईश्वर हो, तो इसका मतलब तुम्हारे जैसे सभी जगह ईश्वर है, और तुम अगर चाहते हो ईश्वर को प्रसन्न करना, तो तुम्हारे आसपास के ईश्वर यानी मानव जो है ना, उनकी सेवा करो। इसलिए कहते हैं इंसानी सबसे बड़ा धर्म होता है, और अपनी शक्ति को पहचानो, मानवता की सेवा में उसका प्रयोग करो। इस प्रकार उनका नव वेदांतवाद भारतीय संस्कृति की गौरवमयी धरोहर और आध्यात्मिक, आज के समय की आधुनिक मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बड़े शानदार इंपॉर्टेंट आने वाले प्रश्न के साथ आपको कैसे लिखना है, वो दोनों ही चीजें यहाँ पर समझाइए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इनके विचारों पर। तो जैसे कि मैं आपको कहा था, इनके विचारों को, सबसे इंपॉर्टेंट विचार जो है वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इनके आगे, जो नेक्स्ट आपको समझना है। शिक्षा के संबंध में विचार देखेंगे। अब समझिएगा आगे जो इंपॉर्टेंट आपको समझा रहा हूं, शिक्षा संबंधी विचार, ठीक है ना। अब ये जो आपको बता रहा हूं, ये छोटे छोटे आएंगे, ये छोटे छोटे जो आएंगे आपको लिखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं शिक्षा के संबंध में। जैसे कि भी मैंने आपको कहा, यानी स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो इनकी इंपॉर्टेंट थॉट है ना, जो इंपॉर्टेंट थॉट है वो यहाँ पर 1 to 1 में आपको करवाते जाऊंगा, और उसको आप लिखते जाइएगा ताकि आपको पता रहे। तो देखिए, विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा के अभाव में समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। सिंपल सी बात और प्रैक्टिकल है, ये सही बात इन्होंने कही है, कोई संभव ही नहीं है। प्रचलित शिक्षा पद्धति को उन्होंने दोषपूर्ण भी बताया, संभव नहीं है, तथा प्रचलित शिक्षा पद्धति को इन्होंने दोषपूर्ण बताया। क्यों? क्योंकि ये आज के समय की शिक्षा है ना, सिर्फ बेरोजगारी करती है। क्या करती है? बेरोजगारी करती है, ठीक है ना। यस, तो मी एंड माई टू क्लास के मेंबरशिप की रिन्यू मेंबरशिप हुए हैं, बधाई हो। आगे बात करते हैं यहाँ पर निक, जैसे कि इनके विचारों को बता रहा हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति थी ना, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति, अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षित क्यों किया? क्योंकि उनको सस्ते क्लर्क बाबू चाहिए थे, तो इन्होंने भारतीय लोगों को थोड़ी बहुत शिक्षा देकर उनको अपने काम में लगाना था। तो वो शिक्षा कोई काम की थोड़ी ना रही, यानी अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति यानी लॉर्ड मैकाले की क्लर्क का निर्माण करना था। सिर्फ अंग्रेजी कार्यों हेतु क्लर्क का निर्माण करना था। कौन करे? विवेकानंद जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए आगे नोट कर लीजिएगा और इनके विचारों में कि
ये तकनीकी नहीं था और ये जीवोपार्जन भी नहीं था, क्योंकि हमें स्वावलंबी बनना था। यह शिक्षा हमें स्वावलंबी नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा है वो हमें आत्मनिर्भर नहीं बना सकती है, इसलिए इन्होंने इस चीज को इम्पोर्टेंस दिया और ये बात कही कि शिक्षा जो है वो सबसे जरूरी होती है और यह आंतरिक प्रक्रिया है। शिक्षा यानी ज्ञान, नॉलेज, तो इनके बारे में कहते हैं यह मनुष्य में पहले से ही है। मनुष्य में पहले से ही है, बस इसकी खोज कर इसे आंतरिक से बाह्य रूप देना है। बाह्य रूप देना है, यानी शिक्षा हर व्यक्ति के अंदर है, ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर है, इसको बाह्य रूप देना। क्या कहा है? बाह्य रूप देना है, जिससे मनुष्य जागरूक हो, जिससे मनुष्य जागरूक बने। क्या बने? शिक्षा के जरिए जागरूक बने। और शिक्षा का विकास, बुद्धि का विकास, ये तभी होगा और इसी के साथ पूर्णतः वो विकसित हो सकता है। शिक्षा के विकास से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव है। क्या बोला है? संभव है, इसलिए शिक्षा को इम्पोर्टेंस दिया है। और शिक्षा के बारे में एक चीज और कही है, वो ये है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास तभी होगा जब क्या रहेगा? फोकस रहेगा। तो ध्यान केंद्रित होने पर ही शिक्षा शीघ्र ग्रहण की जा सकती है। शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। शिक्षा वह है जिसे केंद्रित होकर, फोकस्ड होकर ग्रहण किया जाए तो वो शिक्षा आ सकती है, संभव है, उसको अनुकूल होके अपनाना होगा। और संस्कृति के आधार पर शिक्षा को भी महत्व दिया है। शिक्षा को महत्व दिया है, ठीक है। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, शिक्षा का वैज्ञानिक स्वरूप और दृष्टिकोण अपनाने को कहा है। वे शिक्षा के वैज्ञानिक यानी साइंस जो मतलब वो एजुकेशन ना, उसको एज ए मॉडर्न के रूप में अपनाना है। तो वैज्ञानिक, शिक्षा के वैज्ञानिक और वर्तमान स्वरूप को अपनाने पर बल देते हैं तथा इसका प्रारंभ मातृभाषा से संभव है। तो ये समझ में आ गया शिक्षा के बारे में इनके जो विचार थे वो यहाँ पर मैंने आपको समझाए। और ये विचार आप डेफिनेटली अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो समझाना चाहता हूँ वो चीज़ आप जरूर इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये अति इम्पोर्टेंट होती है, अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद, स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद।
अब राष्ट्रवाद के बारे में तो आप जानते हैं ना, राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के संबंध में जो विचार हैं वो जितने स्वाभाविक और स्वाभाविक विचार हो ना राष्ट्र के लिए, वही उचित होता है, जो देश प्रेम, त्याग, समर्पण से जुड़ा होता है। तो विवेकानंद जी राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहते हैं? तो इनके बारे में अगर बात करें तो वे सन्यासी धर्म उपदेशक, या देखो वेदांत की मात्रा तो थी, यानी ज्ञान तो उन्हें कुट कुट के प्रभाता, पर उन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा? तो उनके कहने का उद्देश्य है कि विवेकानंद को राष्ट्रीयता संबंधी विचार और राजनीतिक विचारों के कारण राजनीतिक चिंतक भी कहा जाता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिएगा, राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि से संबंधित विचार ही राष्ट्रवाद है। वो कहते हैं वे विचार जिसके जरिए, यहां पे लिख देता हूं, वे विचार जो राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि से संबंधित होते हैं, वही विचार राष्ट्रवाद से संबंधित कहलाएंगे। इसलिए राष्ट्रवाद के अंतर्गत वे सभी कार्य जो राष्ट्र के हित में किए जाए तो ही राष्ट्र उन्नति हो सकता है। विवेकानंद जी को राष्ट्रीयता संबंधित, ये छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। बड़ा प्रश्न कौन सा आएगा तो वो तो मैंने आपको करवा ही दिया, लेकिन छोटे प्रश्न रूप में अगर आ जाए कि भाई स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद क्या है, तो ये जो आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ ना, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। विवेकानंद जी को राष्ट्रीयता संबंधी विचार और राजनीतिक विचारों और राजनीतिक विचारों, यानी दो तरह के विचार मिल जाते हैं, एक तो राष्ट्रीयता, दूसरे राजनीतिक विचार। इन दोनों विचारों के कारण राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। के कारण ही इन्हें राजनीतिक चिंतक कहा जाता है। वैसे इनके विचार पूरी तरह से राजनीतिक नहीं कहे जाते, लेकिन ये कुछ ऐसे विचार है जो इनको राजनीति की ओर जाते हैं। इसलिए नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको जो समझा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो राष्ट्रीयता के बारे में जो विचार दिए हैं उनका तर्क यही है, जैसे कि मैं आगे लिख पा रहा हूँ। विवेकानंद का राष्ट्रवाद, जो राष्ट्र संबंधित है, राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था। कैसा राष्ट्रवाद था? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था। वे बुद्धिजीवियों में राष्ट्रवाद की भावना के माध्यम से, वे बुद्धिजीवियों में राष्ट्रवाद की भावना से, राष्ट्रवाद की भावना चाहते थे। जो बुद्धिजीवी है ना, उसमें राष्ट्रवाद की भावना जगाना चाहते थे, ताकि इसके माध्यम से श्रेष्ठता प्राप्त की जा सके। ताकि श्रेष्ठता प्राप्त की जा सके। क्या प्राप्त की जा सके? श्रेष्ठता। और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उनकी भरपूर इच्छा थी कि विश्व को विजय करने के लिए और नवयुगों को देश के समर्पित करने के लिए राष्ट्रवाद जरूरी है। तो नोट कर लीजिएगा, अतीत के आधार पर भारत निर्माण की आकांक्षा,
अब नोट कर लीजिए, राष्ट्रवाद के संदर्भ में आपको जो बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अतीत के आधार पर भारत निर्माण की आशंका के बारे में देखा, यानी राष्ट्रवाद के बारे में जब इनसे विचार इनके जो प्राप्त होते हैं वो चाहिए कि अतीत के आधार पर भारत निर्माण की जो आशंका है वह राष्ट्रवाद से ही संभव है, क्योंकि हमारी राष्ट्र की जो विचारधारा है, राष्ट्र के संबंध में जो विचार है वो अतीत में जुड़े हुए हैं। अपने देश पर गर्व करते हैं, कहीं ना कहीं इसका कारण अतीत है। तो अतीत को हम वर्तमान यूटिलाइजेशन करते हुए राष्ट्र निर्माण की आशंका रखते हैं, भारत निर्माण की आशंका रखते हैं, और यही राष्ट्रवाद के अंतर्गत कहा गया। और प्रत्येक भारतीय में भारतत्व का भाव जगाना, प्रत्येक भारतीय में भारतत्व का भाव जगाना, राष्ट्रवाद के जरिए प्रत्येक व्यक्ति में भाईचारे की भावना को बढ़ाना। राष्ट्रवाद के जरिए वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में, राष्ट्रवाद के जरिए ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रवाद के जरिए एक देश को अपनी प्रॉपर्टी समझे, सभी लोग अपने देश को अपनी प्रॉपर्टी समझे, यानी सबके लिए जब एक हो, सभी लोग एक के लिए इकट्ठे होते हैं, तो इस तरह से वो सभी लोग एक के रिलेटेड हुए, तो मतलब सभी लोगों में भाईचारा होना चाहिए। राष्ट्रवाद के जरिए भारतत्व का भाव जगाना ये चाहते हैं, और देश में फैली बुराइयों को दूर करना, देश में फैली बुराइयों को दूर करना। वो चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के जरिए हम अगर राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाते हैं तो देश में जो फैली है ना बुराइयां, वो बुराइयां खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रवाद है वो भाईचारे का होगा, तो जो कमियां हैं उसको खुद ब खुद बाहर निकाला जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रवाद की बात करें तो आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास, सुधारने का प्रयास, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रवादी भावना के जरिए वो देश में जब एकता का भाव उत्पन्न करेंगे तो तभी राष्ट्र के लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे, यानी इसके जरिए वो देश की आर्थिक दशा को सुधारना चाहते हैं। देश को एक संगठित, मतलब क्या संगठित, एक संगठित राष्ट्र की तरफ बनाना चाहते हैं, जहां आर्थिक दशा है उससे बाहर निकला जा सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विचार है इसको नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रवाद के संबंध में आपको जो समझाए हैं। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि ये तो मैंने आपको समझा दिया 1 to 1 यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। दलितों के संबंध में विचार, दलितों के संबंध में विचार को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दलितों को दरिद्र नारायण के रूप में देखा है। इन्होंने दलितों को दरिद्र नारायण के रूप में देखा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि दरिद्रों के अंदर इन्होंने भगवान को देखा है, दरिद्र नारायण के रूप में इन्होंने देखा है, तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, दरिद्र नारायण के रूप में देखा है। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर कही है कि उनकी सेवा प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, एवं उनकी सेवा प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। क्या कहा इन्होंने कि इन वर्ग, निम्न वर्ग या दरिद्रों की सेवा जो है दलित वर्ग की, वो सबसे बड़ी सेवा है और ये प्रत्येक भारत का कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कि जो भी हो ईश्वर से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं कि मैं सदैव
दलितों के उत्थान के लिए प्रयासरत हूँ, भले वे हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई हो। मुझे मानव सेवा से तात्पर्य है कि मानव की सेवा करना है, इसलिए कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेम की तरह सदैव इनकी सेवा करना चाहूंगा। मैं ईश्वर प्रेम की तरह सदैव इनकी सेवा करना चाहूंगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और ये बात आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कही है कि मैं दरिद्र हूं। इन्होंने कहा मैं दरिद्र हूं, मुझे दरिद्रों से प्रेम है, मुझे दरिद्रों से प्रेम है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, प्रेम है। आगे कहते हैं कि गरीबों को शिक्षित करना होगा, गरीबों को शिक्षित करना होगा, गरीबों को शिक्षित करना होगा, ताकि वे देख पाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि वे देख पाए कि दुनिया में क्या हो रहा है। यानी उन्हें भी एक दिव्य दृष्टि प्रदान करनी होगी, और ये उनको आगे ले जाने के जरिए ही सक्षम है। इसलिए आगे ये कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि इनको मुक्ति प्रदान करें। मुक्त हो सके, यह हम सबका कर्तव्य है। तो ये नोट कर लीजिएगा, दलितों के संबंध में क्या विचार दिए हैं, ये नोट कर लीजिए। आगे लास्ट टाइम विचार करते हैं आदर्श राज्य की कल्पना। आदर्श राज्य की कल्पना यानी जिस प्रकार से प्लेटो, अरस्तु या विभिन्न हॉब्स, लॉक, रूसो ने एक राज्य के बारे में जो कल्पनाएं की है, वैसे इन्होंने भी राज्य के बारे में प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष विचार व्यक्त किए कि राज्य कैसा होना चाहिए। तो आदर्श राज्य के बारे में अगर इनके विचारों पर प्रकाश डाले तो नोट कर लीजिएगा कि मानवीय समाज में चारों मानवीय समाज में चारों वर्गों ने राज्य किया है। चारों वर्गों ने राज्य, अब चार वर्ग कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चारों वर्गों ने राज किया है बारी बारी से, बारी बारी से। ओके, अब यहाँ एक चीज नोट कर लीजिएगा, हर अवस्था अपना गौरव और अपना दोष होता है, तथा राज्य के अंतर्गत हर व्यवस्था का अपना गौरव व दोष है। अब कैसे, तो समझिए, देखो इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये कहते हैं, एक मैं सबसे पहले बात करता हूँ ब्राह्मण का, ब्राह्मण राज्य, क्योंकि चार वर्ग, चारों वर्गों ने राज किया है। कैसे, तो वो समझा रहा हूं। जैसे ब्राह्मण वर्ग, जन्म के आधार पर भयंकर पृथकता थी और सभी अधिकार इन्होंने अपने वश में रखे। आधार पर पृथकता,
तथा सभी अधिकारों पर अधिकार किया। यानी ब्राह्मण राज ने सब कुछ अपने कंट्रोल में किया था। इस तरह से शिक्षा देने का कार्य हो या राज करने का कार्य हो। अगर बात करें क्षत्रिय राज्य, यानी क्षत्रियों का जो राज्य था उस समय की बात करें तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि क्रूर और कठोर शासन था। क्रूर व कठोर शासन था, लेकिन ये कहते हैं इनके बारे में कि सामाजिक शिष्टता उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। सामाजिक उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। इसी तरह से वेश्यों का राज्य, इसके अंतर्गत ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वेश्यों के राज्य के अंदर की बात करें तो शांत, दबाव, खून चूसने की मौन शक्ति, शांत व दबाव, लेकिन मौन रूप में खून चूसने की भीषण शक्ति। क्या थी? एक भीषण शक्ति थी। और लाभ और व्यापार के लिए आधिपत्य किया। इसी तरह से नेक्स्ट आता है यहाँ पर अंत में मजदूरों का राज्य, जिसको यहाँ पर शूद्र की जब मजदूर कह गए, मजदूरों का राज्य क्या का है? मार्क्स की तरह आएगा। मजदूर का राज्य भी अब आएगा, जहां भौतिक सुखों का समान वितरण, भौतिक सुखों का समान वितरण, भौतिक सुखों का क्या होगा? समान वितरण होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करते हैं बीजी भौतिक सुखों का समान वितरण। नोट कर दीजिएगा जो समझा रहा हूं यहाँ पर, भौतिक सुखों का समान वितरण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिएगा कि जो सुख सुविधाएं पहले एक व्यक्ति कंट्रोल में रखता था, जो सुख सुविधा है ना पहले कुछ व्यक्ति अपने कंट्रोल में रखते थे। जब मजदूरों का राज आएगा तो वो भौतिक सुख सुविधा सबके लिए होगी। भौतिक सुख सुविधाएं क्या है? सबके लिए होगी। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जब मजदूरों का राज्य आएगा तो भौतिक सुविधाओं का समान वितरण और उससे हानि तथा उससे सभ्यता के स्तर को हानि भी पहुंचेगी। सभ्यता के स्तर को, यानी जो उच्च वर्ग है ना उसको हानि पहुंचेगी। क्या कहें? उच्च वर्ग को हानि पहुंचेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्तर पहुंचेगा और ये सभ्यता आएगी। तो अब वे एक ऐसे
राज्य की कल्पना करते हैं। यानी कहा कि भाई 4 वर्ग और 4 वर्ग में अलग अलग सिस्टम होगा, मजदूरों का राज होगा, कहीं पे क्या राज होगा। तो ये कह रहे हैं कि अब एक ऐसे राज्य की कल्पना है, या एक ऐसा राज्य मैं स्थापित करना चाहता हूं, जहां एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहता हूं जहां ब्राह्मणों का ज्ञान, क्षत्रियों का साहस, वैश्यों का कला जो संस्कृति है वो, और शूद्रों का, यानी सभी की क्वालिटी, सभी की जो विशेषता है ना, वो मिलकर एक राज्य में समाहित हो जाए। समझ रहे हैं? ये अलग अलग जो यहाँ पर मैंने बात की है उसी के बारे में वापस समझा रहा हूँ। एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता वैभव, क्षत्रिय काल की सभ्यता वैभव और शूद्र काल की तथा शूद्र काल की समानता, शूद्र काल की क्या कह रहे हैं, समानता रखी जा सके। रखी जा सके, उनके दोषों को त्याग कर, उनके दोषों को त्याग कर, यानी सभी प्रकार के दोषों को त्याग कर आदर्श राज्य बनाया जाए, आदर्श राज्य बनाया जाए। अब देखिए क्या कहा यहाँ पर, देखिए वे एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिस राज्य में ब्राह्मणों का ज्ञान मिले, क्षत्रियों का सभ्यता वैभव है वो उस राज्य में आ जाए, शूद्रों के साथ जो असमानता थी उसको दूर करके समानता रखी जा सके, और सभी दोषों को त्याग करके जो राज्य बनेगा वो आदर्श राज्य होगा। वो क्या होगा, आदर्श राज्य होगा। और अब नोट कर लीजिए मोस्ट क्या, और ये कब होगा, ये सिर्फ ये कब होगी, तो ये कहते हैं सार यही है कि, इस सब का सार क्या है, इस सब का सार यही है कि राष्ट्रवाद हिंदुत्व और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो। राष्ट्रवाद हिंदुत्व व आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो। क्लियर? तो ये समझ लिया, ये इनके आदर्श राज्य के बारे में विचार है। कुल मिलाकर कहा है कि एक ऐसा राज्य हो जहां हिंदुत्व को इंपोर्टेंस दिया जा सके, जहां मानव सेवा को सर्वोपरि माना जा सके, तो वो सब चीजें ना मिलकर आ जाएगी और एक आदर्श राज्य का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, आदर्श राज्य का। समझ में आ गया इसके बारे में? चलो तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो इंपोर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया। अब मुझे बताइए सबसे पहले अब किसको पढ़े, रमाबाई, पंडिता रमाबाई को यहाँ पर लाया जाए या तिलक को पढ़ाया जाए, क्योंकि पढ़ना दोनों को है। सेकंड नंबर किसको लाया जाए, जिसका पहला कमेंट आएगा वही चीज यहाँ पर हाईलाइट होगी। तो जल्दी से देखता हूँ कि पहले क्या आपको पढ़ना है, फटाक से कमेंट आना चाहिए, जिसका पहला आ गया देन मैं वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि यस रमाबाई, ओके चलो बढ़ते हैं रमाबाई। नेक्स्ट है पंडिता रमाबाई, ठीक है, यस। तो इनके बारे में पढ़ेंगे और अब अच्छे से समझ लीजिएगा जैसे कि हम समझा रहे हैं। और अब तक जो पढ़ा है ना, मैं पूरे 100% देकर पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप अपनी ओर से पढ़ने में 100% नहीं दे रहे तो फिर मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो कहते हैं काम करो तो दिल खोल के क्या करो काम, तभी उसका रिजल्ट निकलता है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि दूध खानी है तो धुरा बेटन खाओ, मतलब कोई काम करना है ना तो बस मन लगा के करो, टाइम पास मत करो, आधा इधर आधा इधर।
आधा टीवी चल रहा है, आधा मोबाइल देख रहा हूँ, आधा खा रहा हूँ, आधा पढ़ रहा हूँ, नहीं। क्योंकि एक समय दो नावों पे सवार होते हैं ना तो फट जाते हैं, अपने लक्ष्य टूट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ, जीवन परिचय इनका इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ा सकते, वो पढ़ा दिया है। रमाबाई की पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमन, द हाई कास्ट हिंदू वुमन। अगर आप नोट करना चाहें इनके बारे में तो ये जो बुक है ना वो 1887 में लिखी गई थी, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो बुक है वो है पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड, पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी स्टेट, 1889 में। तीसरी बुक जो थोड़ी बड़ी बुक है लेकिन नोट तो करना ही होगा, वाई टू इंग्लैंड, या इसके अलावा एक और बढ़िया है मुक्ति प्रेयर बिल, मुक्ति प्रेयर बिल। ये बुक जो है इनकी 1909। एक बुक और नोट कर लीजिएगा, फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया, फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया। ये बुक जो है इनकी है 1890, ठीक है। अ टेस्टिमोनी, जस्ट। तो अब मुझे इस बुक का नाम हिंदी में बताइए, इस बुक का नाम हिंदी में बताइए, फेमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया। चलो इस बुक के बारे में मुझे बताइए। चलो तो अब बात करता हूँ, जैसे कि आप सभी को बताएं, इनके विचारों को हमें पढ़ना अति आवश्यक है। अब इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। प्रसिद्ध बुक है विधवा की कहानी, ओके। शारदा सदन, एक याद रखिएगा इनके बारे में, शारदा सदन। शारदा सदन क्या है? ये महिलाओं के हित में इन्होंने जो संचालित की संस्था उसका नाम है शारदा सदन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके बारे में आपको नोट करना है, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं इनके विचारों को लेकर। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बताऊं ना तो इनके विचार इनके लाइफ के साथ साथ ही आगे बढ़ते। तो अगर जीवन परिचय को, मैं वैसे एक चीज कहना चाहूंगा कि पंडिता रमाबाई के जीवन परिचय को आप जरूर पढ़ लीजिएगा अपने प्लेलिस्ट में जो टॉपिक है उसमें, क्योंकि इनके जीवन परिचय से इनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, तो वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करें। भारत में महिलाओं की उपेक्षा, नहीं थोड़ा और देखिए। हाँ, तो तब तक हम बात करते हैं नारीवादी चिंतन में रमाबाई का योगदान, मोस्ट इंपोर्टेंट। नारीवादी चिंतन में रमाबाई का योगदान, ठीक है। रमाबाई का योगदान है वो हम यहाँ पढ़ने वाले। तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा इनके बारे में कि पंडिता रमाबाई बचपन, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तो फिर राइटिंग मजा नहीं आएगा, ठीक है। पंडिता रमाबाई, अब बात कर रहे हैं इनके बारे में। तो बचपन से कटु अनुभव, उनकी उदार
कटु अनुभव, क्योंकि महिलाओं की शुरुआत में महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं होती है, तो कहेंगे कटु अनुभव, उनकी उदारता एवं परंपरागत मूल्यों, उनकी उदारता व अपरंपरागत अपरंपरागत मूल्यों के साथ अब देखिए इस चीज को समझिए। हाँ, इशू क्या है, इशू पूछिए, इशू है क्या है, डाउट है क्या है, वो रखिए ना। तो देखिए अपरंपरागत मूल्य कहने का मतलब है कि पंडिता रमाबाई है ना, उनका जीवन है ना शौक सुविधाओं के साथ नहीं हुआ है, काफी समस्याओं भेदभावों के तहत इनका जीवन है वो आगे बढ़ा है। तो देखो क्या लिखा है कि कटु अनुभव, जीवन में बहुत ही कटु अनुभव उन्हें प्राप्त हुए हैं, उनकी उदारता एवं अपरंपरागत मूल्यों के साथ इनकी परवरिश हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लाइफ से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और ये फिर आगे बढ़ते गए हैं। तो यही मैं लिखवाना चाहूंगा कि उन्हें उनके समाज व वर्ग की इसके जरिए उन्हें समाज की यथार्थवादी यानी वास्तविक समाज की रियलिटी इनके सामने आई, इस वजह से यथार्थवादी स्थिति से अवगत कराया, स्थिति से अवगत कराया, यानी जिंदगी के कड़े अनुभव से उन्हें जिंदगी की वास्तविकताओं को समझने में सहायता मिली और बहुमूल्य परिवर्तन हेतु सहायक हुई। बहुमूल्य परिवर्तन हेतु इनकी यात्रा सहायक करे, यानी जिंदगी के कटे अनुभव इन्हें आगे बढ़ाने में सहयोग दिए हैं। नोट कर लिया। चलो तो अब आगे देखिए, इनके बाद यहाँ से जो समझाने वाला हूँ ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न का इंट्रो कर सकते हैं, फिर आगे लिखेंगे कि पिता के द्वारा संस्कृत और अन्य शिक्षा में विकसित करने के बाद पिता द्वारा इन्हें संस्कृत, क्योंकि उस समय महिलाओं को पढ़ा भी नहीं जाया करता, पढ़ाते भी नहीं थे, लेकिन उस समय पिता के द्वारा संस्कृत एवं शास्त्रों के प्रशिक्षण किया। सिद्धियां प्राप्त की, सिद्धियां प्राप्त की यानी शिक्षा इनके घर से ही इन्हें प्राप्त हुई, इस तरह से नोट कर लेना। और पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में महिलाओं पर असक्षम और भेदभाव से अवगत कराया। पितृ सत्तात्मक समाज में भेदभाव, पिता ने पितृ सत्तात्मक समाज में भेदभाव एवं असक्षमताओं से अवगत कराया। ठीक है, अब देखो आगे नोट कर लीजिएगा, यहां तक तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब जब वे विदेशों में जाते हैं तो वहीं पर मैं आपको नोट कराना चाहूंगा कि इन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो वो नोट कर लीजिएगा। संस्कृत के ज्ञान से उन्हें सम्मान व विद्वानों की श्रेणी में
ला दिया, यानी ये ज्ञान इनके काम आया। और फिर भी निचली जाति के व्यक्ति से शादी कर अपने पैतृक धर्म, क्योंकि धर्म इसका विरोध कर रहा था, तो पैतृक धर्म के खिलाफ विद्रोह किया, के खिलाफ विद्रोह किया। ये नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कही गई है कि ये समाज के खिलाफ हो गई, और समाज के खिलाफ जाकर इन्होंने शादी भी करी, समाज के खिलाफ जाकर इन्होंने शादी भी की और अपने धर्म को चैलेंज दिया, क्योंकि ये उच्च कुल से संबंधित थे, तो उनको ऐसा करना, बाकी लोग इनके ऊपर कटाक्ष कस रहे थे, कमियां निकाल रहे थे। तो नोट करते हैं यहाँ पर कि बुरी सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ इन्हें बुरी सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ एक योद्धा व सुधारक के रूप में साहसिक कार्यों के तौर पर याद किया जाता है कि इन्होंने वो कार्य किया जो कोई नहीं कर सकता था, आम व्यक्ति भी कह सके। तो नोट कर लीजिएगा, महिलाओं को मुख्य धारा में लाया। आगे बात करते हैं, तो उस समय समाज के हाशिए पर खड़ी महिलाओं, यानी समाज से बिल्कुल कॉर्नर पर रखी गई स्त्रियों को, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। ये नोट कर लेना, मतलब समाज में महिलाओं को बिल्कुल साइड कॉर्नर माना जाता था, लेकिन इन्होंने महिलाओं को सेंट्रलाइज लाने का कार्य किया, क्योंकि महिलाओं के बिना समाज संभव नहीं है। तो इस तरह से महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने या लाने का कार्य किया। रमाबाई ने हमेशा ये अनुभव किया नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने यह अनुभव किया कि हमेशा इन्होंने ये चीज अनुभव की कि हमेशा महिलाओं को असमानता और असक्षमता की तरह माना जाता है। महिलाओं के साथ भेदभाव तथा महिलाओं के साथ क्या किया जाता है, भेदभाव एवं असमानता व परिस्थितियों परिस्थिति जन्य समझकर इन्हें परिस्थिति की, यानी कैसे कि इनकी परिस्थिति ऐसी है तो वही इनको मानकर उनके साथ भेदभाव होता था, तो परिस्थिति जन्य असक्षमताएं समझा गया।
जिन्हें इन बुराइयों से निकालने का कार्य रमाबाई ने किया। ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि पहले एक्चुअली क्या होता था, महिलाओं को हमेशा साइड कॉर्नर माना जाता था। महिलाओं को कहा जाता कि वो बराबर नहीं है, उसमें कमी है, वह पुरुषों के बराबर नहीं होती है। तो ये जो कमियों के तहत महिलाओं को तोला या कॉर्नर रखा जाता था, तो इन असक्षम तो यानी कहता उस कमियों को दूर करने का काम किया। इन्होंने महिलाओं को असक्षम समझा जा रहा था, असमानता की जा रही थी, महिलाओं को समाज में बराबर अधिकार नहीं दिया जाता था। तो उन सब के खिलाफ ये लड़ती है और उनको वो मुकाम हासिल करने के लिए प्रयास करती है जो उनका हक था, यानी उनको बेड़ियों से आजाद करती है। क्या कहेंगे हम, उन्हें बेड़ियों से आजाद करती है। आगे नोट कर लीजिएगा कि महिलाओं के लिए सदैव प्रयासरत रही है। महिलाओं के लिए हमेशा ये प्रयासरत रही है। और इसकी जगह बात करें तो वे कहती हैं कि जन्म से ही महिला, जन्म से जैसे जन्म हो जाता है तो जन्म से ही उसे अधीन माना जाता है। अधीन मानकर स्वतंत्रताओं का दमन किया जाता है। शुरुआत से इन्हें एक कहते हैं ना कि इन माना जाता है, इनका दमन किया जाता है और इस तरह से इन्हें विधि विधान या पवित्र ग्रंथ इन सभी से अलग माना जाता है। रमाबाई ने इन सब बुराइयों व असमानताओं को खत्म करने के लिए जितने भी बुराइयां जो महिलाओं के साथ होती है उसको खत्म करने के लिए उन्हें शिक्षित बनाने के लिए कार्य किया। उन्हें शिक्षित व व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की दिशा में कार्य किया। मतलब समझ में आ रहा है ना। ये कहा कि अगर जैसे एक सिंपल बात है, जैसे मैं आपको बताऊं, आज के समय की बात मान लीजिए, एक लड़की अगर 10th तक पढ़ती है, 12th तक पढ़ती है और इसके बाद घर वाले कहते क्या करेगी पढ़ के, तो अगर वो घर वालों की बात को ध्यान में रखे और इसकी पढ़ने की इच्छा को भी दफन कर दे, तो कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है और शादी होकर उसे उस आगे वाले परिवार के अकॉर्डिंग अपनी सभी इच्छाएं, मर्यादा या जो भी होती है, मतलब अपनी सभी जो इच्छाएं होती है उसको दफन करना पड़ता है। जैसा वो पति कहेगा वैसा काम करना है, जैसे सास कहेगी वैसा काम, यानी उस दूसरे घर में जाने के बाद उसकी खुद की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है। अगर उसकी जगह वो ये स्टैंड लेती है और कहती है कि नहीं मैं पढ़ूंगी, मुझे जॉब लेना है, और एक वो पढ़ती है और पढ़ने के बाद अगर जॉब आती है, उसके बाद मान लीजिए शादी होती है, तो जहां पे भी वो जाएगी तो उसको उसका पति है, उसकी सास है, वो उसको उसका मूल्य, उसकी वैल्यू देगी और उसके पूछा जाएगा कि आज का ही खाना बनाना है, आज का ही जानो है, तो उसका हक, उसकी आजादी, उसकी स्वतंत्रता, उसका वैल्यू बरकरार रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षित होने के साथ साथ ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे वो अपना बिजनेस चला सके, तो उनकी गरिमा, उसका सम्मान, उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी। क्या कहा गया कि उन्हें शिक्षित और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की दिशा में इन्होंने कार्य किया। और
आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा इन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु शारदा सदन द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया। शारदा सदन ने इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य किया था। अब इसी पर हम बात करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर इनकी बुक्स यानी रमाबाई की बुक्स जिसकी हम बात करें, हाई कास्ट द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, एक तो ये बुक इनकी। दूसरी बुक लिखा इस बुक को हम यहाँ पे नोट करेंगे, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन के अंतर्गत उस जाति की महिलाओं की स्थिति को समझने के महत्वपूर्ण थी। उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय स्थिति को समझकर, दयनीय स्थिति को समझकर विचार व्यक्त किए कि उच्च निम्न कुल के नहीं, उच्च कुल की महिलाओं के साथ भी, उच्च कुल की महिलाओं के साथ भी बहुत गलत होता है। जैसे इस लाइन का मतलब क्या है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन मतलब बड़े उच्च परिवार में एक महिला की शादी हो जाती है और मान ली साल भर में ही उस महिला का पति मर जाता है, तो उस कुल की वो महिला, उस कुल की पुत्रवधू होने के कारण उसे रंग भरी जिंदगी बेरंग गुजारनी पड़ती है पूरी उम्र। यानी उसे विधवा मान लिया जाता है, न रंग न चखाना न पीना न शौक, सब कुछ दफन कर दिया जाता है। तो ऊंचे कुल में रहने वाली उच्च कुल की पुत्रवधू अगर विधवा हो जाए तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है। ऐसा उन्होंने इसमें समझा और ये विचार व्यक्त किए गए और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। नोट कर लिया। भारतीय पंडिता रमाबाई द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त विषमताओं की कटु आलोचना की तथा समाज सुधार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया एवं लाखों वंचित महिलाओं की
आवाज बनी, यानी रोल मॉडल कह सकते, क्या कह सकते हैं, रोल मॉडल कह सकते हैं, आवाज बनी तथा लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए लैंगिक समानता पर बल दिया। ठीक है, बल दिया। अब आगे जैसे मैं यहाँ पर नोट करवाने जा रहा हूँ, तो नोट कर लीजिएगा। स्त्री धर्म नीति, ये इनकी बुक है, स्त्री धर्म नीति। प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, इनकी बुक है, याद रख लीजिएगा। तो अब इसमें अगर बताएं, रमाबाई द्वारा, किनके द्वारा बात कर रहे हैं, रमाबाई द्वारा, अनपढ़ व, यानी जो महिलाएं नहीं पढ़ी हुई है तो इनको कहते हैं अनपढ़ और मूर्ख महिलाओं को खुद को आत्मनिर्भर उन्होंने किया कि आत्मनिर्भर बनो, क्या बनो, आत्मनिर्भर बनो। और इस तरह से अगर देखा जाए तो क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, इनकी बुक थी क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, यानी भारतीय महिला की क्या कहते हैं, वो होती ना क्राई, एक चिल्लाहट। तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये विचार व्यक्त किए कि नारीवादी अभिव्यक्ति में एक तेज बदलाव जरूरी है। इन्होंने क्या कहा, बदलाव जरूरी है, बदलाव होना जरूरी। अब देखो अमेरिका की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो नोट कर लीजिएगा कि अमेरिका प्रवास, अमेरिका से लौटने के बाद जब ये भारत लौटी, कहाँ लौटी, भारत लौटी, तब 1889 शारदा सदन, शारदा यानी विद्या, तो नोट कर लीजिएगा, सीखने की देवी का घर, सीखने की देवी का